आज हम प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले ब्लैक बॉडी रेडिएशन के लेक्चर में हम ये पढ़ चुके थे कि ब्लैक बॉडी हम कहते हैं अ बॉडी दैट एब्जॉर्ब्स ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, यानी कि वो बॉडी जो कि तमाम की तमाम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर ले, उसको हम ब्लैक बॉडी कहते हैं। रेडिएशन क्या है? जबकि कि ऐसा तरीक़ेकार है हीट को ट्रांसफ़र करने का जिसके लिए कोई मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती। जबकि ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या होती है? जो एक ब्लैक बॉडी से रेडिएशन एमिट हो रही होती हैं एक टेम्परेचर पर, उन रेडिएशंस को हम ब्लैक बॉडी रेडिएशन कहते हैं। जैसे आपके पास जो स्टार्स होते हैं उनको हम ब्लैक बॉडी रेडिएटर के तौर पर ट्रीट कर सकते हैं। तो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या है? ये आपके पास एक ऐसी थ्योरी है, द थ्योरी दैट रिजॉल्व द अल्ट्रावायलेट कैटास्ट्रॉफी इन ब्लैक बॉडी रेडिएशन इज कॉल्ड प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन। यानी कि आपके पास एक ब्लैक बॉडी रेडिएशन में या ब्लैक बॉडी से एमिट होने वाले रेडिएशन को एक्सप्लेन करने के लिए एक ऐसी थ्योरी है जिसने क्या किया था कि आपके पास जो अल्ट्रावायलेट कैटास्ट्रॉफी हमारे पास ब्लैक बॉडी रेडिएशन के अंदर शो हो रही थी, इसको उसने रिजॉल्व किया प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी ने। जबकि अल्ट्रावायलेट कैटास्ट्रॉफी क्या थी कि आपके पास ब्लैक बॉडी रेडिएशन के लिए जब हमने इंटेंसिटी को प्लॉट किया वेवलेंथ के अगेंस्ट, तो एक्सपेरिमेंटली क्लासिकल थ्योरी के मुताबिक हमें ये देखने को मिला कि आपके पास शॉर्टर वेवलेंथ पर जाकर या फिर जब लैम्डा जीरो हो जाता है तो आपके पास क्लासिकली हमें ये देखने को मिल रहा था कि आपके पास जो इंटेंसिटी है वो इन्फिनिटी को अप्रोच करनी चाहिए। लेकिन एक्सपेरिमेंट्स में हमें ये देखने को मिला कि आपके पास जब वेवलेंथ कम होती जाती है तो आपके पास इंटेंसिटी भी क्या हो रही है, उसके साथ साथ डिक्रीज कर रही है, और आपके पास जब वेवलेंथ जीरो हो तो इंटेंसिटी ऑफ लाइट भी क्या हो जाती है, वो जीरो हो जाती है। इसका मतलब है कि जो क्लासिकल थ्योरी था या थी उसका जो रिजल्ट्स हैं वो मैच नहीं कर रहे थे जो एक्सपेरिमेंटली डिटर्मिन हुए थे। जबकि क्लासिकल थ्योरी में हम क्या कर रहे थे कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं जो कि एक ब्लैक बॉडी से एमिट हो रही थी, उन रेडिएशंस को हम ट्रीट कर रहे थे एज अ वेव। जबकि वेव की खास बात क्या होती है कि वेव हमारे पास एक कंटिन्यूस होती है, और वेव्स क्या किस मकसद से इस्तेमाल होती हैं? वेव्स आपके पास एनर्जी को ट्रांसफ़र करती हैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, और इन वेव्स की प्रॉपर्टी क्या क्या होती है? एक साइकिल के लिए जो लेंथ होती है उसको वेवलेंथ कहते हैं हमारे पास। फिर इन वेव्स की फ्रीक्वेंसी होती है, और क्लासिकल थ्योरी में आपके पास ये जो रेडिएशंस थी इनको कंटिन्यूसली ये ट्रीट किया जा रहा था कि आपके पास ब्लैक बॉडी से जो रेडिएशंस एमिट हो रही हैं वो कंटिन्यूसली हो रही हैं, और इस वजह से आपके पास जो स्पेक्ट्रम है वो इस तरह का बन रहा था, जो कि ये क्लासिकल थ्योरी की प्रेडिक्शन थी। लेकिन एक्सपेरिमेंटली तो हमें इस तरह के मिले जो कि मुख्तलिफ टेम्परेचर पर आपके पास जैसे 5000 केल्विन के ऊपर ये जो इंटेंसिटी है इस लाइट की वो सबसे ज़्यादा है, जिसके कॉरस्पॉन्डिंग वेवलेंथ यहाँ पर मैंने ड्रॉ की भी हुई है। तो मुख्तलिफ टेम्परेचर पर आपके पास मुख्तलिफ वेवलेंथ की लाइट सबसे ज़्यादा एमिट हो रही होती थी, यानी कि इसकी इंटेंसिटी सबसे ज़्यादा होती थी, यानी कि वो ज़्यादा ब्राइट होती थी। तो फिर अब हम यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और लिख सकते हैं कि आपके पास जो क्लासिकल थ्योरी थी वो फेल होगी ब्लैक बॉडी रेडिएशन को के स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन करने के लिए। फिर इसका मतलब है कि हमें एक नई थ्योरी चीज़ चाहिए थी जो कि इस एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन कर सके। यहाँ से स्पेक्ट्रम से मुराद है कि मुख्तलिफ वेवलेंथ के लिए बात हम कर रहे हैं। तो प्लैंक ने जो रेडिएशन ब्लैक बॉडी रेडिएशन के लिए थ्योरी दी थी उसमें उसने ये कहा था कि आपके पास ये जो एटम्स होते हैं एक ब्लैक बॉडी में वो एमिट और एब्जॉर्ब्स एनर्जी इन डिस्क्रीट अमाउंट नॉट कंटिन्यूसली, यानी कि आपके पास वो एटम्स जो हैं वो एनर्जी को कंटिन्यूसली इमिट या एब्जॉर्ब नहीं कर रहे होते बल्कि डिस्क्रीट अमाउंट में करते हैं। इस डिस्क्रीट अमाउंट और कंटिन्यूसली को आप एक रैंप वर्सेस स्टेयर एनालॉजी से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। जैसे कि ये आपके पास एक रैंप है और यहाँ पर ये स्टेयर्स बनी हुई हैं, तो आप क्या करते हैं कि आपके पास एक मैस है, समझ लीजिए इसकी जो एनर्जी है पोटेंशियल एनर्जी जो कि हाइट की वजह से होती है, यहाँ पर आपके पास हर एक वैल्यू से वो या हर एक हाइट से गुजर कर ये जाएगा, तभी तो आपके पास ये टॉप हाइट पर पहुंचेगा ना यहाँ तक। तो इसकी जो वैल्यू है ना, जब आप इसको नीचे से इधर ऊपर लेके जा रहे हो तो आपके पास ये हर एक हाइट की वैल्यू गेन कर सकता है। तो पोटेंशियल एनर्जी की हर एक वैल्यू अलाउ है। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, पहला स्टेप है तो पहले स्टेप की अपनी एनर्जी होगी, हाइट होगी, फिर दूसरे स्टेप की अपनी हाइट होगी, तीसरे स्टेप की अपनी हाइट होगी, चौथे स्टेप की अपनी हाइट होगी। तो कुछ मखसूस वैल्यूज क्या हैं, अलाउ हैं स्टेयर्स के केस में या स्टेयर एनालॉजी में, जबकि यहाँ पर आपके पास हर एक वैल्यू अलाउ है। तो इसी तरह आपके पास एक ब्लैक बॉडी के अंदर जो एटम्स होते हैं वो एनर्जी को एमिट यानी कि जो निकाल रहे होते हैं या एब्जॉर्ब यानी कि जज़ब कर रहे होते हैं या ले रहे होते हैं, तो वो डिस्क्रीट अमाउंट में करते हैं, हर एक वैल्यू को एमिट या एब्जॉर्ब नहीं कर रहे होते एनर्जी की। और वो एनर्जी जो एमिट या एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं वो हमारे पास बराबर होती है ई, जिसको मैं एनर्जी कह रहा हूँ, बराबर होगी आपके पास एन जो कि क्वांटम नंबर है, एच जो कि यहाँ पे प्लैंक कांस्टेंट है, जबकि एफ यहाँ पर फ्रीक्वेंसी है ऑसिलेटर की। तो चलें इसको मैं लेबल भी कर देता हूँ। एफ क्या हमारे पास फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेटर। यहाँ पे ऑसिलेटर से मुराद किसको हम ले रहे हैं, असल में जो एटम्स हैं वो क्या कर रहे होते हैं, वो ऑसिलेट कर रहे होते हैं, यानी कि एक फिक्स पॉइंट के अबाउट क्या कर रहे होते हैं, वो वाइब्रेट कर रहे होते हैं। जैसे कि ये एटम आपके पास लेफ्ट और राइट क्या कर रहा हो, ये वाइब्रेट कर रहा, तो इसको हम क्या ट्रीट कर सकते हैं कि एटम को एक ऑसिलेटर के तौर पे ट्रीट कर सकते हैं। तो ये कितनी
किस फ्रीक्वेंसी के साथ ऑसिलेट कर रहे हैं वो असल में हम बताएंगे सिंबल एफ से। जबकि यहाँ पर एच जो कि क्या है हमारे पास प्लैंक कांस्टेंट है, और ये जो प्लैंक कांस्टेंट है इसकी वैल्यू जो है वो फिक्स होती है, और वो फिक्स कितनी है, इमेज को यहाँ से मैंने रिमूव कर दिया तो अब आपके पास इस प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू होती है 6.634 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द रेज पावर -34 जूल सेकंड, जो कि मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। तो ये आ गया जूल और साथ आ गया सेकंड। जबकि जो n है यहाँ पर ये एक क्वांटम नंबर है, और ये क्वांटम नंबर की जो वैल्यू है n की, वो वैल्यू वेरी कर सकती है आपके पास 0 से लेकर 1 2, यानी कि n की वैल्यू आपके पास 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है। हर एक n की वैल्यू अलाउ नहीं, जैसे कि 1.1 2.1, ये मतलब था हमारे पास यहाँ पर डिस्क्रीट अमाउंट से। फिर 4 हो सकती है और सो ऑन। तो हर n की वैल्यू असल में आपके पास एक एटम की, जो कि एक ब्लैक बॉडी में मौजूद है, उनकी एनर्जी को क्या कर रहे होंगे, वो रिप्रेजेंट कर रहे होंगे। जैसे कि आपके पास इस तस्वीर के अंदर जो एनर्जी है वो ऊपर की जानिब बढ़ रही है, n की डिफरेंट वैल्यूज़ के लिए एनर्जी मुख्तलिफ है। जब n 0 होगा तो आपके पास इस एक्सप्रेशन के अंदर जो कि ENFH NHF था, n को जब आप 0 पुट करेंगे तो 0 ओवरऑल एनर्जी कितनी हो जाएगी 0। फिर n की जगह आप जब 1 पुट करेंगे तो उसके करस्पॉन्डिंग एनर्जी आ जाएगी HF। जब n की जगह आप 2 पुट करेंगे तो आपके पास 2HF, 3 पुट करेंगे तो 3HF, 4 पुट करेंगे तो 4HF। तो आपके पास एटम्स के जो डिफरेंट एनर्जी लेवल्स हैं उनकी एनर्जी जो है फिर आप क्या कर सकते हैं, इस एक्सप्रेशन से कैलकुलेट कर सकते हैं। और ये जो एनर्जी एमिट या एब्जॉर्ब होगी वो इन्हीं अमाउंट में हो रही होगी। फॉर एग्जांपल आपके पास एक एटम फर्स्ट एनर्जी लेवल से आता है ग्राउंड या जीरो एनर्जी लेवल पर, तो इसको हम कहते हैं ट्रांजिशन, यानी कि आपके पास एक एटम जो है वो हायर एनर्जी लेवल से किस में आ गए, लोअर एनर्जी लेवल में। तो हायर से जब लोअर एनर्जी लेवल में आएगा तो एनर्जी को रिलीज करेगा, लेकिन जब लोअर से अपर में जाएगा तो एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा। और ये जो एनर्जी इमिट या एब्जॉर्ब हो रही होगी जब एक एटम एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल में जा रहा होगा, ये क्वांटास की फॉर्म में होगा, और इसको बाद में नाम दिया गया था फोटॉन्स का, जिसको चले मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ। और आपके पास ये जो फोटोन है ये क्या है, एनर्जी के पैकेट्स हैं, और उन पैकेट्स की एनर्जी क्या हो सकती है, या तो 0 हो सकती है, या HF 2HF 3HF 4HF, इस तरह से। तो जब खाली फिक्स वैल्यूज ऑफ एनर्जीज अलाउ थी तो आपके पास जब एटम आपके पास क्या करेंगे, एनर्जी को इमिट या एब्जॉर्ब करेंगे, तो उससे ये हुआ कि आपके पास इन एटम्स की जो कि एक ब्लैक बॉडी में मौजूद हैं उनकी जो एनर्जी है वो क्या होगी, वो क्वांटाइज होगी। क्वांटाइज होने का मतलब है कि कोई फिक्स वैल्यूज ऑफ एनर्जी अलाउ है, हर एक एनर्जी की वैल्यू अलाउ नहीं है। तो फिर इसको मैं लिख देता हूँ कि आपके पास क्या, एनर्जी ऑफ द एटम्स या फिर मॉलिक्यूल्स जो कि दो एक जैसे एटम से मिलकर बनते हैं, वो एनर्जी क्या होगी, वो क्वांटाइज्ड होगी है। और जो एनर्जी की वैल्यूज अलाउ हैं, चाहे 0 है, चाहे HF है, चाहे 2HF है, ये अलाउड जो एनर्जी स्टेट्स हैं इनको फिर हम क्या कहते हैं, क्वांटम स्टेट्स भी। तो फॉर एग्जांपल आपके पास एक एटम ने सेकंड एनर्जी लेवल से इस फर्स्ट में आना है, फॉर एग्जांपल 2 से आपके पास 1 में आना है, तो आपके पास किस एनर्जी का जो फोटोन है वो एमिट होगा या रिलीज होगा, तो वो आप क्या कर सकते हैं कि जो आपके पास E2 है उसमें से आपने माइनस कर देना है E1 को, तो आपके पास ये आ जाएगा। यहाँ पर E2 की एनर्जी कितनी है 2HF, माइनस क्या आ जाएगी आपके पास E1 की एनर्जी कितनी है HF, तो आपके पास 2HF माइनस HF कितना आ जाएगा HF। तो इस अमाउंट की जो एनर्जी है वो क्या हो गया, या इस एनर्जी का जो फोटोन है वो क्या होगा, वो रिलीज होगा। और अगर यहाँ पर हम इस एक्सप्रेशन के अंदर एनर्जी के अंदर जो कि NHF है, जिसमें n जो कि मैंने बताया था क्वांटम नंबर है, वो एनर्जी लेवल्स को बता रहा होगा। अब आपके पास अगर हम इसको फोटॉन्स की टर्म्स में देखें कि कितने फोटॉन्स एमिट हुए, 2 फोटॉन हुए, 3 फोटॉन हुए, तो जो उनकी एनर्जी है वो कैसे कैलकुलेट होगी, तो उस सिनेरियो में हम इस n को क्या करेंगे, नंबर ऑफ फोटॉन्स के तौर पर ट्रीट करेंगे। और अगर उन नंबर ऑफ फोटॉन्स की फ्रीक्वेंसी, यानी मैं कहता हूँ कि 4 फोटॉन्स एमिट हुए और हर एक फोटॉन की फ्रीक्वेंसी सेम है, तो टोटल एनर्जी उन 4 फोटॉन्स की क्या हो जाएगी, आपके पास HF और n की जगह आप क्या पुट कर देंगे यहाँ पर 4, तो 4 फोटॉन्स की हमारे पास मिला के टोटल एनर्जी निकल कर आ जाएगी। जब प्लैंक्स ने इन तमाम बातों का इस्तेमाल किया तो उससे उसने क्या कर लिया कि आपके पास उसका जो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स थे, जो कि हमारे पास एक ब्लैक बॉडी रेडिएशन के आ रहे थे, उसके वो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स असल में जो इसने इस तरह से एक्सप्लेनेशन दी थी कि आपके पास ब्लैक बॉडी जो रेडिएटर्स हैं या ब्लैक बॉडी जो रेडिएशंस होती हैं उसमें जो एटम्स एमिट या करते हैं, एनर्जी को एब्जॉर्ब वो डिस्क्रीट अमाउंट में करते हैं, तो उससे ये हुआ कि आपके पास जो थ्योरेटिकल फाइनल एक्सप्रेशन हमारे पास इंटेंसिटी और वेवलेंथ का निकल कर आया था, उसको जब प्लॉट किया गया तो वो आपके पास वो प्लॉट से ग्राफ वही निकल कर आए जो आपके पास एक एक्सपेरिमेंटल तरीकेकार से निकल कर आए थे। तो उससे ये साबित हो गया कि आपके पास ये जो प्लैंक्स की जो थ्योरी है, ताकि अल्ट्रावायलेट जो कैटास्ट्रॉफी है उसको एक्सप्लेन किया जा सके, वो करेक्ट है। तो आज हमने क्या किया कि हमने प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन के बारे में पढ़ा।